Hey friends, welcome to the UPSC Mind Map PYQ channel where we analyze the previous year question deeply. So today's question is based on the fundamental right which was asked in UPSC pre 2021. So let's start with the question first. So the question is a legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates one of the following. So इस क्वेश्चन का बेसिक मतलब ये है कि एक लेजिस्लेशन बेसिकली ऐसा लॉ या फिर ऐसा कानून जिस जो एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को अनगाइडेड बिना कोई गाइड किए अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर मतलब कि उनकी सोच समझ पे आधारित पावर दे देती है वो ऐसा लॉ किस में से किसको वॉलेट करेगा। सो ऑप्शन में है आर्टिकल 14, आर्टिकल 28, आर्टिकल 32, आर्टिकल 44. So basically this is a very easy question because it was directly based on the understanding of fundamental right which can be inculcated through the Lakshmikant book. So it's directly a question from Lakshmikant book. You just need to have the basic understanding of the fundamental right. So let's start with the concept, but before that I would request you to pause this video and comment the option which you think is the right option. Okay, hopefully you have done that. So let's start with the concept. So पहला concept है it's article 14. So first concept is article 14. Let's see what is article 14 is all about. So it's basically article 14 is part of fundamental right. Any person, so it's a very important concept over here, and it's for any person. Like fundamental right is not applicable to enemy alien. So except animal alien, that is a person from a country which is having a war with our country, is called enemy alien. Except for that person, this right of Article 14 is applicable for every human being. Okay, let's coming back to this point. So the first component of Article 14 is equality before law. Equality before law. What is equality before law? Equality before law basically means no discrimination. No discrimination. That is कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन द स्टेटस और पोजीशन अगर एंड इट्स अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट टेकन फ्रॉम द यूके दैट इज यूनाइटेड किंगडम. फॉर एग्जांपल इफ मिस्टर अंबानी एंड मिस्टर प्रवीण शर्मा दैट आर इक्वल बिफोर लॉ, मतलब कि अगर मिस्टर अंबानी ने भी अगर कोई गलत काम किया है या फिर मिस्टर प्रवीण शर्मा ने भी कोई गलत काम किया है तो वो लॉ के नजरों में बराबर है. बेसिकली एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है जो कि यूके से लिया गया है और इसमें बेसिकली ये ध्यान दिया गया है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो. दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये यूएस का एक कॉन्सेप्ट है. इसको पॉजिटिव कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है. इट्स टेकन फ्रॉम द यूएस. लाइक मस्ट बी ट्रीटेड एज लाइक एंड अनलाइक शुड बी ट्रीटेड एज अनलाइक. Okay, so unlike should not be treated as like. So there is a reasonable discrimination. एक reasonable discrimination हो चाहिए, उसका कोई आधार होना चाहिए. For example, अगर कोई 7 साल का बच्चा, for example, a boy, a kid of 7 year old, who is 7 year old, kills someone. तो 7 साल का बच्चा अगर किसी को मार देता है और वहीं एक तरफ दूसरा इंसान जो कि 25 ईयर्स ओल्ड है वो किसी को मार देता है, तो इन दोनों केस में मर्डर ही हुआ है. लेकिन इनको हम एक तरीके से नहीं देख सकते क्योंकि जो 7 साल के बच्चे की अंडरस्टैंडिंग होगी और 25 साल के इंसान की अंडरस्टैंडिंग होगी वो अलग होगी. सो इन दिस देयर शुड बी अ रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन. दैट इज व्हाई 25 ईयर ओल्ड को एक ज्यादा कड़ी सजा मिलेगी और 7 ईयर ओल्ड को रिलेटिवली लेस सजा मिलेगी. सो ये दो कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस द रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट. सो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट जो दिया था वो दिया था एवी डाइसी जो कि ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे. उसमें उन्होंने कहा था कि बेसिकली रूल ऑफ लॉ जो है उसके 3 मेन कंपोनेंट हैं.
तीन मेन कंपोनेंट है। तो उसमें पहला कंपोनेंट था सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, दैट इज लॉ इज सुपीरियर, लेक्स रेक्स जिसको भी कहा जाता है, दैट इज लॉ इज किंग ऑफ किंग, कि जो कानून है वो सबसे ऊंचा है। आपने ये सुना होगा जरूर कहीं ना कहीं, कानून सबसे ऊपर है। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। इसमें कोई भी क्लास लेजिस्लेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई अमीर है तो उसके लिए एक अलग कानून, और कोई गरीब है तो उसके लिए अलग कानून, या फिर किसी का धर्म हिंदू है तो उसके लिए अलग कानून, या फिर कोई मुस्लिम है तो उसके लिए अलग कानून। ये नहीं होना चाहिए। सब कोई लॉ लॉ के लॉ की निगाहों में इक्वल होना चाहिए। सो जो जिसे हम नो डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हैं। नो वन शैल बी पनिश्ड अनलेस प्रोवाइडेड बाय लॉ, किसी को भी पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए अनलेस वो लॉ के अंतर्गत दोषी पाया गया हो, पूरा प्रोसीजर फॉलो करके उसको उसे पनिशमेंट दी गई हो। जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। सो प्रीडोमिनेंस मतलब कि लोगों को विश्वास होना चाहिए इस पूरे लीगल सिस्टम पे। सो इसका एग्जांपल जब भी आप कभी देखेंगे कि कोई भी केस होता है तो बड़े जो विक्टिम्स होते हैं या फिर कुछ लोग कहते हैं कि वह पीपल से आई हैव फुल फेथ इन जुडिशियल सिस्टम ऑफ कंट्री। सो ये कहा जाता है कि उनको पूरा विश्वास है जुडिशियल सिस्टम में। तो यही कॉन्सेप्ट है प्रीडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट का। सो बेसिकली जो तीन कॉन्सेप्ट थे रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड, यही मेन कॉन्सेप्ट थे। आर्टिकल 14 के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर। प्रेसिडेंट और गवर्नर एक्सेप्शन है, और जैसे उनको अंडर आर्टिकल 361 उनको एक्सेप्शन में रखा गया है। अगर वो ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी ऐसे डिसीजन लेते हैं तो उनको वो दे आर नॉट आंसरेबल टू द लॉ, वो आंसरेबल नहीं है लॉ के लिए। और इसके अलावा और भी एक्सेप्शन है, जैसे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, जो कि डिप्लोमेट्स आते हैं बाहर से उनको भी इम्यूनिटी होती है, वो भी एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 के। और मिलिट्री ऑफिसर्स को भी कुछ एक्सेप्शन हैं आर्टिकल 14 का। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट था आर्टिकल 14 का। सो बिफोर एनालाइजिंग अदर ऑप्शंस और अंडरस्टैंडिंग अदर ऑप्शंस, अगर हम इस समय ही क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ देखें, तो a legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates, मतलब कि उसको जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या फिर एग्जीक्यूटिव को बहुत ज्यादा अनकंट्रोल अनगाइडेड डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है, तो उस केस में क्या होगा कि वो रूल ऑफ लॉ को ब्रेक करेगा, क्योंकि उसके पास डिस्क्रिशन है और वो रूल ऑफ लॉ को ब्रेक कर सकता है। तो इसका आंसर जो है वो है आर्टिकल 14, ये इसका आंसर है। इसके अलावा बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या है, हो सकता है आपको आर्टिकल 28 याद ना हो, ऐसे तो याद होना चाहिए क्योंकि फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है, और फंडामेंटल राइट के सारे आर्टिकल याद ही होने चाहिए क्योंकि उनका मीन्स आंसर राइटिंग में बहुत काम आ सकते हैं वो कभी भी। इसके अलावा बाई चांस अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो उस केस में हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। सो लक्ष्मीकांत बुक में हर फंडामेंटल राइट को डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। सो अगर आपको सिर्फ ये भी याद होगा कि जो आर्टिकल 25 से 28 तक है वो रिलीजियस फ्रीडम का पार्ट है। सो अगर हम उसके हिसाब से क्वेश्चन से मैच करें तो ये आर्टिकल 28 तो कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। आर्टिकल 32 इसका मतलब बेसिकली अंतर होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसमें जो हमारा बताता है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हमारे जो कोर्ट्स हैं वो प्रोटेक्टर और गारंटर है फंडामेंटल राइट्स का। सो ये भी हो सकता है, लेकिन इस केस में अगर हम पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो आर्टिकल 14 ही बेस्ट आंसर निकलेगा। और आर्टिकल 44 तो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है कि आर्टिकल 44 इज पार्ट ऑफ डीपीएसपी विच इज इट टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। सो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे और आपको पता चल गया होगा आर्टिकल 14 ही क्यों है इस क्वेश्चन का आंसर। और अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड या फिर आप चाहते हैं कि मैं फंडामेंटल राइट से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो बनाऊं या कुछ और एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। होपफुली यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज इट एनकरेजेस मी टू मेक गुड कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू।